आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 10वें महीने की 10वीं तारीख है, ये दिन है मंगलवार। मैं खुशबू कुमार हाजिर हूँ आपके फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन के साथ। इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। एक यूरोप के विदेश मंत्रियों की तो दूसरी इस्लामिक सहयोग संगठन की। किसकी क्या चिंता है, शुरुआत इसी खबर से करेंगे। फिर हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट से जानेंगे कल हुए सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के बारे में, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई है। पूछा है कि मणिपुर के चीफ जस्टिस की नियुक्ति क्यों रुकी हुई है और 17 जजों के नाम 1 साल से क्यों पेंडिंग थे। और आखिर में आंकड़ों के हवाले से आपको बताएंगे कि चुनावी राज्यों के विधानसभा परफॉर्मेंस के बारे में। 10 साल में सदन में कितनी बैठकें हुई और पहले की तुलना में ये आधी क्यों है। लेकिन सबसे पहले शुभम तिवारी से सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी। हमास के कई ठिकानों को किया इजरायल ने तबाह। इजरायल के डिफेंस फोर्स का दावा, हमास के हमले में मारे गए 900 इजरायली नागरिक, 30 से अधिक बंधक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल जाएंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह उनका राज्य का पहला दौरा। लद्दाख में सेना की टुकड़ी एवलांच की चपेट में आई, 1 सैनिक की मौत, 3 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से ड्रेस कोड होगा लागू। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के फटे जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर लगाई रोक। वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। दिन का पहला मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, जबकि दूसरा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। और 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की होगी वापसी। रिपोर्ट में दावा, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल को भी हरी झंडी। आज हो सकता है इसका ऐलान। इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज चौथा दिन है। हमास ने शुरुआती हमले से इजराइल के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया, उसे नष्ट किया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कल वीडियो मैसेज में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी करने का आदेश भी दिया। इसका मतलब बिजली, खाना, पानी सब बंद। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीन को देने वाली आर्थिक सहायता भी रोक दी। इस युद्ध में अब तक इजराइल की ओर से 800 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। वहीं 450 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही साथ 30 से ज्यादा विदेशी मुल्क के नागरिक भी इस युद्ध के शिकार हुए हैं, जिसमें 9 अमेरिकी, 10 नेपाल के लोग हैं, थाईलैंड के 12 और 2 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आज और 2 अहम बैठकें होने वाली है। एक ओर यूरोपियन संघ के विदेश मंत्री होंगे तो दूसरी ओर इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी राष्ट्र। तो इन बैठकों पर विस्तार से बातचीत की हमने विदेशी मामलों के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे से। प्रकाश जी, आज यूरोपियन संघ के सभी विदेश मंत्री इजराइल हमास युद्ध के विषय पर एक साथ बैठक करेंगे, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? क्या गाजा पट्टी के जो रिफ्यूजी हैं उनकी समस्या भी उनके जहन में होगी? इस तरीके की बैठकें हम और भी आने वाले दिनों में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल देखा और सिक्योरिटी काउंसिल की भी और बैठकें होंगी। सभी ये इस बात को समझते हैं कि यह संघर्ष अगर अनियंत्रित होता है या बहुत बड़े स्केल पे होता है तो यह किसी के हित में नहीं है। जब फ्लेयर अप होगा तो ये इससे सिर्फ इजराइल या फिलिस्तीनी लोग ही प्रभावित नहीं होंगे। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि गाजा में जिस तरीके का बहुत बड़ा हमला चल रहा है 2 दिन से, वह हमला लगातार जारी रहेगा। अब गाजा तो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। 365 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में जो है लगभग 30 लाख लोग रह रहे हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इनके पास जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो सारा इजराइल के कब्जे में है और वहां से हमले हो रहे हैं। तो ये समुद्र का रास्ता पकड़ेंगे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे यूरोप, नजदीक है। और सबसे ज्यादा असर जो होगा वो इटली पर होगा। अगर 5 से 10 लाख लोग भी अगर इटली की तरफ मूव करेंगे तो उसमें सबसे पहले वो इटली पहुंचेंगे। तो या तो वो इटली में रहेंगे या इटली से होकर यूरोप के और देशों में जाएंगे। यूरोप पहले से ही पिछले लंबे समय से
कई तरीके के शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है। वह नहीं चाहेगा कि एक और नई समस्या उसके सामने पैदा हो। तो मुझे लगता है कि यह उस चिंता से प्रेरित तो है ही, साथ में यूरोप अभी एक आर्थिक चिंताओं से भी गुजर रहा है रूस यूक्रेन की वजह से। वो ये नहीं चाहेंगे कि फिर से एनर्जी की कीमतें बढ़ जाएं, अनाज को लेके बहुत तरीके का जो उनके यूरोपीय संघ के भीतर जो झगड़े चल रहे हैं वो बढ़ जाएं, गंभीर हो जाएं। तो कई सारे मसलों पर जो है इस पे बात हो सकती है। जी, और ईरान जो अब तक खुद को हमास से अलग बता रहा था, लेकिन उसने भी इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, इस लड़ाई में थोड़ी बहुत मदद सिर्फ ईरान से ही नहीं गई होगी, कई सारे देशों से जाती रही हमास की, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस पूरे मसले को इजराइल और अमेरिका और यूरोप के कुछ देश ईरान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार उस तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और ईरान भी इसको लेके काफी मुखर है। तो जाहिर है कि ईरान चाहेगा कि वह इसमें लीड ले, अगर अरब के देश नहीं ले रहे हैं या अरब लीग नहीं ले रहा है। अभी मुझे पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि मेरी जानकारी में बात आई कि अरब लीग का एक डेलीगेशन मॉस्को जाएगा, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से चूंकि यह समस्या अरब और पश्चिम एशिया की समस्या है, तो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया के देशों को, जिसमें कि ईरान भी है, सऊदी अरबिया है, और भी देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है जो सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य है अभी, तो इन सबको बैठ के, कतर है बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इजिप्ट अरब का सबसे बड़ा देश है वो, तो इन सबको मिल बैठ के उनको भी अपनी पहल करनी होगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था प्रकाश जी कि इजराइल ने 1 लाख रिजर्व सैनिकों को दक्षिण इजराइल में इकट्ठा किया है। एक छोटे से देश के लिए ये संख्या बड़ी है, तो इजराइल की मंशा क्या है? क्या वो गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है या अपने लिए बस एक ऐसी पोजीशन चाहता है जिसके दम पर आगे बेहतर नेगोशिएशन कर सके? इजराइल को जो झटका लगा है हमास के इस हमले से, तो वह अपने लोगों को और दुनिया को, जो उसकी छवि रही है कि वो बहुत इफिशिएंट उनके जासूस हैं, उनकी खुफिया एजेंसी है, उनके मिलिट्री के पास तमाम नए तरीके के अत्याधुनिक हथियार हैं जिसको वो दुनिया को बेचते रहे हैं, और उनके पास एक जुझारू सैनिक तंत्र है। लेकिन उन सबको धत्ता बताते हुए जिस तरीके से हमास ने हमले किए हैं, तो जाहिर है कि उसका बदला लेने के लिए और अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए इजराइल को इस तरीके की चीजें करनी है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, इजराइल ने पहले भी किया है। हर चीज का वो 10 गुना 20 गुना जो है वो उस पे वो जवाबी कार्रवाई करता रहा है। और मजे की बात यह है कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में इजराइल की मान्यता नहीं है, और बड़े मजे की बात है कि युद्ध की घोषणा आप एक देश के खिलाफ करते हैं, और फिलिस्तीन जो है वो कोई देश नहीं है, कोई नेशन स्टेट नहीं है, उसकी कोई मिलिट्री नहीं है, उसका कोई उस तरीके का अपना कुछ भी नहीं है। और वो सारा चीज पूरा जो जो तथाकथित फिलिस्तीन अभी बचा है वो सब कुछ इजराइल के कब्जे में है। तो यह भी बड़ा दिलचस्प मसला है कि इजराइल को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश केरे। हमास के हमले के बाद बैकफुट पर आए इजराइल की सेना ने घोषणा की है कि गाजा के पास अपने दक्षिणी क्षेत्र पर वापस से नियंत्रण स्थापित कर चुका है। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। कभी आपका पाला कोर्ट कचहरी से ना भी पड़ा हो, तब भी आपको इतनी खबर तो होगी कि देश में जजों की भारी कमी है। इस हालात में भी केंद्र सरकार के पास 1 साल से 70 जजों की नियुक्तियों के नाम रुके हुए थे। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सरकार को कोर्ट ने डांट लगाई है। इसके पहले की सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने कहा था कि नवंबर 2022 से हाईकोर्ट कॉलेजियम से 70 नाम भेजे गए हैं, लेकिन वे हम तक नहीं पहुंचे। बेंच ने कहा कि वो इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जजों की खाली पदें एक बड़ा मुद्दा है। कोर्ट की ओर से मणिपुर के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी पर भी केंद्र को फटकार लगाई गई है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज तक रेडियो के लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट कनु सारदा से हमने उन वजहों को जानने की कोशिश की जिसकी वजह से 70 जजों के नाम रुके हुए थे पिछले 1 साल से।
देरी होने के पीछे सेंटर ने कोई जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने तो रखा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। सेंटर का ये कहना होता है कि हम बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं, हम कभी भी किसी नाम को ऐसे ही आंख बंद करके नहीं भेज सकते। पर इस पे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे भी एक स्क्रूटनी करता है किसी भी नाम को सेंटर को भेजने से पहले। हालांकि पहले हमने कुछ टाइम में देखा है कि कुछ गलतियां सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से भी हुई है, जिसको बाद में सुधारा भी गया है कि कुछ नाम ऐसे भी गए जहां पे ऑब्जेक्शन आया बाद में, पर वो सुधारा भी गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा सब कुछ हो। इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है वो इसीलिए चल रही है ताकि जो डिले है अपॉइंटमेंट जजेस का उस पे काबू पाया जा सके, क्योंकि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में जो वैकेंसी की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खुद से इनिशिएटिव लेके सेंटर को बार बार बोल रहा है कि आप अपॉइंटमेंट से लेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर 10-12 दिन में अब ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती रहेगी, जिसमें उनको ये बताना होगा कि कैसे जो है जजेस की नियुक्ति किस प्रोसेस में चल रही है। कनु, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि देश के किन कोर्ट्स में जजों की कुर्सियां सबसे ज़्यादा खाली हैं? इन 70 जजों की नियुक्ति के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी? हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वो हमेशा से ही, काफी सालों से ही वो अपनी आधी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 160 जजेस की। वो हमेशा से ही 70, 75, 80 जजेस पे ही काम कर रहा है। तो बहुत सारे नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, बहुत सारे नाम ऐसे राज्य के भी हो सकते हैं, ऐसे हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं जहां पे हम इलेक्शंस देख रहे हैं 5 राज्यों में। तो वहां पे उन 5 राज्यों में अगर वो नाम अगर रेकमेंड होंगे, तो क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो उन 5 स्टेट्स में तो नाम प्रोसेस अगर हो भी गए तो भी सेंटर जो है उसे अपॉइंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। बाकी और जगह पे देश में बाकी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में, जहां पे भी जजेस का नाम 70 जजेस में से नाम जो है, अगर उनमें नाम होते हैं तो वो आराम से सेंटर अपने टाइम पे प्रोसेस करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के नाम के बाद डिसाइड होने के बाद सेंटर के ऊपर दारोमदार आ जाता है कि सेंटर किस तरह से उन नामों को आगे क्लियर करके अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया। और एक आखिरी सवाल कनु आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर भी अपनी अलग से चिंता जाहिर की है, और वो ये कि महीनों से मणिपुर हाई कोर्ट के पास अपना चीफ जस्टिस नहीं है। तो इस पर केंद्र की ओर से क्या जवाब आया है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ हियरिंग में लगातार ये बार बार दोहराया है कि क्यों सेंटर एक सेंसिटिव हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को रोक के बैठा हुआ है, जबकि वो नाम वो जुलाई में ही रेकमेंड कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जुलाई के महीने में अभी वर्तमान में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज है, उनका नाम रेकमेंड किया था मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए। अब हमने देखा ही कुछ महीनों में कि मणिपुर में कैसे तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पे कितनी कम्युनल टेंशन इस टाइम पे चल रही है। तो उस पे ही कंसर्न दिखाते हुए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान सेंटर को बहुत लताड़ा भी, और ये भी कहा कि कैसे आप एक सेंसिटिव स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक फॉर्मल चीफ जस्टिस में बहुत अंतर होता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर मणिपुर में इस टाइम पे परमानेंट चीफ जस्टिस होते, जैसे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जिनका नाम चल रहा है, तो शायद वो अपने साइड में, जुडिशियल साइड में बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर सकते थे, जिससे जो कम्युनल टेंशन है वहां पे स्टेट ऑफ मणिपुर में वो थोड़ी सी कम हो जाती। ऐसा हियरिंग्स में हमें सुनने को मिला है। पर आज सेंटर ने ये बताया कि हमने उनका नाम फाइनल कर दिया है और हम कुछ ही समय में नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कनु शारदा हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है।
आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले राजनीतिक दंगल पर बात करने के लिए कई मौके आएंगे, लेकिन आज कुछ स्टडी के पन्ने पलटते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नाम की एक संस्था ने इन राज्यों के विधानसभा के परफॉर्मेंस पर डेटा आधारित एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें उन्होंने बताया है कि इन राज्यों में पिछले साल 30 दिनों से भी कम बैठकें हुई हैं। राजस्थान में साल 2019 से 2023 के बीच औसतन यानी एवरेज बैठक 23 दिन हुई है और जिसमें रोजाना 5 घंटे काम हुआ। इसी अवधि में मध्य प्रदेश में 16 दिन की बैठक और एवरेज काम के घंटे 4। मिजोरम की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वहाँ 5 साल में विधानसभा में ऑन एन एवरेज 18 दिन बैठकें हुई हैं और इन 18 दिनों में रोज लगभग 5 घंटे काम हुआ। वैसे ये आंकड़े हमेशा से ऐसे नहीं थे। राजस्थान असेंबली के शुरुआती 10 साल में एवरेज 59 दिन की बैठक हुई है और आखिर के 10 साल में केवल 29 दिन। मध्य प्रदेश की असेंबली का भी यही हाल है। शुरुआती 10 साल का एवरेज 48 और आखिर के 10 साल का 21 दिन। तो जाहिर है इन आंकड़ों से कोई अच्छी तस्वीर बनती तो नहीं दिख रही। ज्यादा बैठकें सीधे जुड़ा हुआ है जनता के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा। तो विधानसभा की कम होती बैठकों के और क्या नुकसान होते हैं, इस पर हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट त्रिभुवन से। जो बड़ा कारण है बैठकें कम होने का कि जो हमारी जनप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक जवाबदेही है उसके प्रति निष्ठा में काफी कमी आई है और एक आम सहमति सी बन गई है कि जिस किसी की भी सरकार बनती है वो कोई दल विशेष की बात नहीं है। तो उस दौरान जब भी विपक्ष होता है, ये दरअसल विधानसभा में विपक्ष के लोग अपनी बात बहुत प्रभावी तरीके से रख सकते हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग भी रख सकते हैं, जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए या जो जनता से ज्यादा जुड़े हुए हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान ये बैठकें नहीं होने से उनको होता है। तो इस दृष्टि से हमें ये देखना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा के जो सत्र हैं उनमें बहुत अच्छी बैठकें तभी संभव हैं जब लोग प्रतिबद्ध हों, जब लोगों की समस्याएं हैं उनको उठाने वाले जो लोग हैं वो उनको गंभीरता से लिया जाए। तो ये एक तरह से पूरे देश में इस तरह का परिदृश्य दिखाई देता है और उससे एक ये लगता है कि आज़ादी के समय हमें लोकतंत्र के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, जनता के प्रति जो कुछ कर गुजरने का इरादा था, उसमें धीरे धीरे प्रतिबद्धता की भावना कम हुई है और लोग जो हैं अब अपनी जवाबदेही को उचित रूप से नहीं समझते हैं। त्रिभुवन जी, डेटा ये भी बताता है कि पहले के मुकाबले विधानसभा में कम बिल पास होते हैं, तो कम बिल का पास होना क्या दर्शाता है? नहीं, उसमें एक बात जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, उसमें ये है कि दरअसल बहुत बार बिल पास हो जाते हैं और बहुत बार नहीं भी हो पाते। लेकिन बिलों को पास करवाने का जो तरीका है वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें सत्तारूढ़ दल अपने बिल को पास करवाना चाहता है और जो प्रतिपक्ष है वो उसको पास न होने देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। अब बिल दरअसल लोगों से कितना संबंधित है, लोगों की भावनाओं से कितना है, वो जो जिस मकसद से लाया गया है उसे कितना पूरा करता है। जैसे आप कृषि कानूनों को ले लें, जो संसद में बिल पारित किए गए, कानून बना और बाद में वो वापस भी हुए। इसी तरह के राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सदन का दायित्व सत्तारूढ़ पक्ष और जो प्रतिपक्ष है उन दोनों का मिलकर के है और बिल उनमें पूरी तरह से लाके अच्छी तरह से पढ़ने की जो औपचारिकता है वो वहां पूरी करते हैं, लेकिन उन बिलों को ठीक से नहीं पढ़ा जाता। बहुत बार हमारी विधायकों से बात होती है, जो सत्तारूढ़ दल के वो विधायक जो बिलों को पास करते हैं और उसे अधिनियम बनाने में प्रमुख भूमिका अपनी निभाते हैं, क्योंकि उन्हीं की सहमति से वह कोई जो विधेयक आता है वो अधिनियम बनता है। लेकिन उनको उसकी शब्दावली पता नहीं होती, उनको उस बिल के जो अंदर क्या लिखा हुआ है वो कैसे लोगों को प्रभावित करेगा, ये बहुत थोड़े से विधायकों के अलावा ज्यादातर को पता नहीं होता। मुझे लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जो बिलों को लाने का तौर तरीका है या उनका कोई जो भावना है उनकी, यहाँ तक कि मतलब हम ये देखते हैं कि बहुत बार बाहर तो लोग बताते हैं कि इस बिल में
ये बड़ी खराब बात है। लेकिन वहाँ विधानसभा में, सदन में जब बहस चल रही होती है तो सत्तारूढ़ दल के विधायक जो है वो बिल लाने वाले लोगों को टोकते तक नहीं है कि भाई इसमें देखिए ये क्या महरूमियाँ छुपी हुई हैं, इसमें कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, क्या किन किन और चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति जो है वो सब में एक जैसी दिखाई देती है। एक आखिरी सवाल मैं उपाय पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि विधानसभा के इस हालात को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने संविधान पूर्ण होने के बाद जब 25 नवंबर 1949 को एक भाषण दिया तो संविधान सभा में उन्होंने बताया था कि देखिए, हम चाहे कितना भी अच्छा संविधान बना लें, अगर यह बुरे लोगों के हाथ लगा तो ये संविधान बुरा है। और अगर हम बुरा भी संविधान बना लेंगे लेकिन इसे संचालित करने वाले लोग, इसे लागू करने वाले लोग अच्छे लोग हुए तो वो इसे अच्छा संविधान साबित कर देंगे। जो आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न के उत्तर का मर्म जो है वो अंबेडकर साहब की इस बात में छुपा हुआ है। तो आप देखिए कि हमारे विधायक अगर स्वयं या विधानसभा के अध्यक्ष या सरकारों में जो लोग बैठते हैं वो लोग इसके प्रति गंभीर नहीं हों या गंभीर नहीं होंगे तो वो कैसे कोई ठीक हो सकती है कोई चीज। शुक्रिया त्रिभुवन जी। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों के पन्ने पलटने का। मेरे साथ शुभम तिवारी तैयार बैठे हैं कई सारे अखबार पढ़कर। तो गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए सबसे पहले देश के अखबारों से क्या कह रहे हैं आज देश के अखबार? पहले तो गुड मॉर्निंग। बहुत ही कम दिन खुशबू ऐसा होता है जब सभी हिंदी अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियां एक सी हो जाए, और आज वो दिन है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और यही खबर हर दूसरे अखबार में, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, हिंदुस्तान। पहली सुर्खी, इजराइल ऑर्डर्स कंप्लीट सीज ऑन गाजा, हमास थ्रेटन्स टू किल हॉस्टेजेस इफ फ्रेश बॉम्बिंग। और दूसरी, बैटल फॉर 5 स्टेट्स बिगिंस नवंबर 7, रिजल्ट्स ऑन दिसंबर 3। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरीके से घेराबंदी का ऐलान किया है और रसद यानी खाने पीने के सामान, बिजली, पानी, सभी कुछ को पूरी तरीके से काट दिया है। गाजा में 680 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3700 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास के हमले में अब तक इजराइल के 900 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 9 अमरीकी नागरिकों की मौत की खबर है। एक भारतीय महिला भी जख्मी बताई जा रही है। दोनों तरफ से रॉकेट के हमले तेज हुए हैं। इजराइल ने कुछ शहरों पर नियंत्रण का दावा किया है तो हमास ने कहा है कि अगर और हमले हुए तो हमास बंधकों की, जो हॉस्टेजेस हैं यानी कि जो बंधक बनाए गए लोग हैं, उनकी एक एक कर हत्या करना शुरू कर देगा। भास्कर से आपको मैं 2 खबरें शुभम बताना चाहूँगी। एक तो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को मिली Y+ सिक्योरिटी की, क्योंकि मुंबई पुलिस को उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो उनके साथ 6 कमांडो 24 घंटे साथ रहेंगे। अब तक शाहरुख की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के 2 कांस्टेबल हर पल उनके साथ रहते थे। और दूसरी जो खबर है वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट भी शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी इवेंट में शामिल किया गया है। इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आज शाम तक लॉस एंजलिस जो ओलंपिक कमेटी है वो कर सकती है। इधर 5 राज्यों में चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच होंगे। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा, बाकी सभी जगहों पर 1 चरण में मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे और काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। इन चुनावों में कुल तकरीबन 16 करोड़ मतदाता हैं। लगभग 8-8 करोड़ पुरुष और 8 करोड़ महिला मतदाता हैं। नए जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 60 लाख के तकरीबन होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहाँ तक बात है, इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है उसकी खबरें हर तरफ हैं। एक खबर है पाकिस्तान के हवाले से, BBC पर है ये खबर कि पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने सिंधु को वापस लेने की बात की थी। योगी आदित्यनाथ के बयान को दक्षिणी पाकिस्तान के सिंधु नदी के करीब के इलाके को हासिल करने के दावे से जोड़कर देखा जा रहा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। बयान में उन्हें कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक बताया है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से खबर कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा है कि पिछले कई दशकों से इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध, अपराध, नरसंहार और
कल्पना से परे अत्याचार कर रहा है। एक ट्वीट में मोहम्मद ने ये कहा कि यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि 7 दशकों में बिना किसी रुकावट के जो व्यवस्थित तरीके से चलाया गया है उसका ये परिणाम है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी जमीन को इजराइल ने एक तरफा समझौतों के जरिए अवैध रूप से हासिल किया था। तो ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और अब चलते चलते जान लेते हैं 10 अक्टूबर का इतिहास। आज ही के दिन 1964 को जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और एशिया में होने वाले ये पहले ओलंपिक थे। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वाले कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी साल 2014 में। 2010 में प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का मुंबई में निधन हुआ। 2005 में एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी। 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह, खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।